केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी ने बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और नियमों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस लेख के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। कर्मचारियों को देनी होगी जानकारी। कुछ समय पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी ने आदेश जारी किया था और कहा था कि कर्मचारियों को अपने चल अचल संपत्ति की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी इसकी जानकारी नहीं देते हैं। उसी को लेकर अब एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण सर्कुलर डीओपीटी की तरफ से जारी किया गया है और कहा गया है कि जो कर्मचारी इसकी जानकारी नहीं देते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। केंद्रीय कर्मचारियों को अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के बाद बहुत सारे कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना करके मैन्युअल अटेंडेंस लगाते थे। इसके साथ ही वे ऑफिस में देरी से पहुंचते थे और जल्दी निकल जाते थे। उसी को देखते हुए अब डीओपीटी ने सख्त आदेश जारी किया है और बायोमेट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ इसके ऊपर अधिकारियों को निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में कहा गया है कि प्रमोशन, ट्रांसफर में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का अहम रोल होगा। कर्मचारियों को दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति। केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ सख्त आदेश जारी किया गया है। दरअसल FR 56J के तहत जिन कर्मचारियों की उम्र 50 साल या उसके ऊपर हो गई है तो ऐसे कर्मचारी आगे सेवा देने लायक है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाती है। अगर कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है तो FR 56J के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। उसी को देखते हुए अधिकारियों से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है और कितने कर्मचारी सेवा देने योग्य नहीं है उसकी जांच करके उन्हें जबरन रिटायर किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। अब जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता फिर से बढ़ेगा। जुलाई से कितना महंगाई भत्ता होगा उसका आंकड़ा लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला की तरफ से जारी किया जाता है। 4 महीने के AICPI आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इस हिसाब से जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 3% बढ़कर कुल महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग का फायदा। JCM स्टाफ साइड के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन तुरंत प्रभाव से किया जाए ताकि कमेटी अपनी सिफारिश सही समय पर केंद्र सरकार को सौंपे और सही समय पर 8वें वेतन आयोग का फायदा कर्मचारियों को मिल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई है। उसी को लेकर एक मांग पत्र श्री शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया है। GPF खाते में 5 लाख धनराशि जमा। केंद्रीय कर्मचारी के भविष्य निधि खाते को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी साल में केवल 5 लाख तक ही राशि PF खाते में जमा कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ये नियम था कि PF खाते में कर्मचारी कम से कम 6% और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेसिक का 100% जमा कर सकता था, लेकिन अब नियम में बदलाव करते हुए ये निर्देश दिया गया है कि कर्मचारी केवल साल भर में 5 लाख तक ही जमा कर पाएगा। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO DOPT ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अक्सर पेंशन भोगी का PPO जारी करते समय विभाग मंत्रालय इस तरह की कॉमन गलती करते हैं जिसकी वजह से बाद में पेंशनधारकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विभाग करते हैं बड़ी गलती। CPAO ने कहा है कि विभाग जब पेंशनधारकों का PPO जारी करते हैं तो उस PPO में पेंशनभोगी का नाम शॉर्टकट में लिख देते हैं। जैसे किसी पेंशनभोगी का नाम रामप्रवेश सिंह है तो PPO में RP सिंह लिख दिया जाता है, जिसकी वजह से पेंशनधारकों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ता है। CPAO ने दिया आदेश। इसी परेशानी को देखते हुए CPAO ने कहा है कि PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग न किया जाए। पेंशनभोगी के सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम है वही पूरा नाम PPO में भी होना चाहिए। PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग नहीं करना है। जितने भी डिपार्टमेंट मंत्रालय है वे ध्यान दे कि उपरयुक्त गलती ना करे, सर्विस रिकॉर्ड से नाम को मिलान कर ले और PPO जारी करते समय इन बातों का ध्यान रखे। क्या होता है PPO? PPO का मतलब पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है। PPO एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रिटायरमेंट के बाद इसी के बेस पर पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। PPO जारी होने के बाद पेंशनभोगी को अच्छी तरीके से उसको चेक कर लेना चाहिए कि उनका पूरा नाम, जन्म दिनांक, नॉमिनी का नाम, जन्म दिनांक बराबर लिखा हुआ है या नहीं। अगर कुछ भी गलती होती है तो उसको सुधरवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेंशनभोगी हमेशा इस बात का रखे ध्यान। पेंशनभोगी हमेशा इस बात को ध्यान में रखे कि PPO में अपने नॉमिनी का नाम और जन्म दिनांक उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से एक बार जरूर मिलान कर ले। PPO के साथ दोनों डॉक्यूमेंट में नाम और जन्म दिनांक सही होना चाहिए।
अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन मिलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ये बातें ध्यान में रखें। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर 5 बड़ी खबर आ चुकी है जो कि हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है, तो एक एक करके सभी खबरों को जान लेते हैं। दी गई थी। अब सवाल यह आ रहा था कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी 22 दिसंबर 2003 भर्ती के विज्ञापन के आधार पर लगी थी और वो 3 मार्च 2023 के पहले एनपीएस से रिटायर हो चुके थे, तो ऐसे कर्मचारियों को ऑप्स में किस प्रकार से लिया जाएगा, तो उसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो वह वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तो ही वे ऑप्स का लाभ ले सकते हैं। सीजीएचएस को आबा आईडी से लिंक करना जरूरी। सीजीएचएस लाभार्थी इस समय बहुत बड़ी दुविधा में है कि सीजीएचएस आईडी को आबा आईडी से लिंक करना है या नहीं। अगर लिंक करना है तो कब तक, तो इसको लेकर आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने सीजीएचएस आईडी को आबा आईडी से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और पहले इसको लिंक करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2024 थी, जिसको बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है। पेंशन में 20% की बढ़ोतरी। अक्सर पेंशनभोगी इस बात को लेकर दुविधा में रहते हैं कि बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने के बाद दी जाती है या 80 साल में प्रवेश करते ही, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी के नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद 81 साल में प्रवेश करते ही आपको 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाता है। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली कैट ने अपने फैसले में कहा था कि जैसे पेंशनभोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं तो उनके बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाए, लेकिन केंद्र सरकार इसको नहीं मानती है और 80 साल पूरी होने के बाद ही 20% पेंशन में बढ़ोतरी करती है। 7th पे कमीशन। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 4% डीए को मंजूरी दी थी। अब उम्मीद की जा रही है कि 18 महीने के अटके डीए एरियर पर भी कोई फैसला हो जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। महंगाई भत्ते के एरियर की डेट कंफर्म हो गई है। 18 महीने के अटके बकाये पर जल्द फैसला हो सकता है। नवंबर के महीने में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ यूनियन की बैठक होनी है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ होने वाली मीटिंग का आउटकम क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मंजूरी दी थी। उनका महंगाई भत्ता 38% हो गया है। इस बार 4% की हाइक दी गई है। लेकिन अब सवाल 18 महीने के एरियर का है। इस पर ताज़ा अपडेट क्या है? केंद्रीय कर्मचारियों के बकाये पर काफ़ी हलचल है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते का बकाया डीए एरियर पेंडिंग है। डा का ऐलान होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन लगातार एरियर डियरनेस अलाउंस की डिमांड कर रहे हैं। हाल ही में जेसीएम सेक्रेटरी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा था, जिसमें उसने बकाये पर बातचीत के लिए वक्त मांगा था और डिमांड की थी कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का हक है, इस पर फैसला होना चाहिए। यूनियन का मानना है कि सरकार के साथ बकाये के एकमुश्त भुगतान पर नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सकता है। रकम काफ़ी बड़ी है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत बकाया मिलता है, उनके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक लेवल 1 पर कर्मचारियों का 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये का बकाया है। वहीं लेवल -13 7 सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये बकाया और लेवल -14 पे स्केल पर एक कर्मचारी के हाथ में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का बकाया आएगा।